यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसका यहाँ पर यूपीपीसीएस का टेस्ट रहेगा, जो टेस्ट यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 है और यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का पेपर है पूरा ये, राइट। और हम लोग यहाँ पर 2 नंबर तक पेपर कवर कर चुके हैं, तीसरा पेपर यहाँ पर कवर करेंगे आज। और इसमें देखो सिलेबस भी दे रखा है कि यहाँ पर सबका क्या अलग अलग इसमें चीज़ें दी हैं, जैसे कि यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपी है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट यहाँ पर रिलेशन है, और साथ साथ यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी प्लस यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स भी होगा, ठीक है। तो आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको यहाँ से कवर करेंगे हम लोग। आते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले अभिकथन ये कारणार संविधान का आर्टिकल 1 भारत को संघ के बजाय राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 10वें कह रहा हूँ, पहले का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा है कारण भारतीय संघ में राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ये यहाँ से सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1774 ईस्वी में स्थापित उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो इसकी स्थापना कलकत्ता फोर्ट जॉर्ज में की गई थी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी स्थापना फोर्ट विलियम में की गई थी, ना कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में। ये गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। ये कर सकता बोला तो गलत हो गया। और सर एलिजाम पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा केवल 2 करेक्ट है। गलत पूछा है तो 1 और 3 सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उन्हें कैसे ही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तीसरा तो देखते हैं यहाँ से। पहला हो जाएगा इसमें कि जो यहाँ से आपका पहला होगा, इसमें क्या होगा? पहला हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हो जाएगी, है ना, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद आएगा आपका तीसरा संविधान सभा की प्रथम बैठक, मतलब यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका पहला हो गया। उसके बाद आपका आएगा क्या आएगा? तीसरा नंबर आएगा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आपका आएगा पहला प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, है ना। प्रारूप समिति की नियुक्ति प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को, है ना। और उससे पहले क्या किया गया था? उससे पहले किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति 18 जुलाई 1947। तो 18 जुलाई 1947 पहले होगा, चौथा, और तीसरा बाद में आएगा। तो 2 3 4 2 3 और क्या आएगा? चौथा और पहला, है ना। 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका आंसर होगा बी नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 नेता, और यहां पर इसका विभाग क्या है देखना है। देखो पहला बोला कि जवाहरलाल नेहरू विदेश मामलों और जो राष्ट्रमंडल संबंध था उससे सम्मिलित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि यहाँ पर नहीं थे। ये क्या थे? ये खाद्य और कृषि विभाग को सौंपा गया था। लियाकत अली खान वित्त, ये बात करेक्ट है। बलदेव सिंह रेलवे नहीं थे। क्या थे? इनको यहाँ पर रक्षा विभाग सौंपा गया था। तो 1 3 करेक्ट है, सही पूछा है तो 1 3 डी। क्वेश्चन नंबर 5 है समिति, और यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन कौन है देखते हैं। 5वें का पहला सदन समिति क्या होगा? देखो सदन समिति जो है ये हो जाएगा आपका बी पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। संघ शक्ति समिति हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू, बी1। संचालन समिति, कार्य संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, और अल्पसंख्यक समिति बी पट्टाभी सीतारामैया। नहीं, अल्पसंख्यक समिति हो जाएगा HC मुखर्जी, है ना। ठीक है, HC मुखर्जी करेक्ट आंसर। यहां से 5वें का क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसे बोला भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत यहाँ पर कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा छठे का। यहाँ पर एक तो देखो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल, ये शामिल नहीं है। और उसके बाद आपको हो जाएगा जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये दोनों शामिल यहाँ पर नहीं होंगे। कौन? आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के रूप में। आंसर क्या होगा?
आंसर यहां से हो जाएगा इसका 2, 4 डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है 7 नंबर, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना अधिनियम और यहां पर इसका मुख्य प्रावधान क्या हो सकते हैं बताना है। ठीक है, देखते हैं। पहली बात है, ये बोला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये हो जाएगा 1 of 4, मतलब विधान परिषदों में बजट चर्चा पर प्रश्न पूछने की शक्ति। अगला भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, 1909 क्या होगा, ये हो जाएगा 20 का 2, वायसराय कार्य परिषद में भारतीयों के साथ प्रथम बार जुड़ा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांत में देव शासन की शुरुआत हुई थी। और चौथी बात 1935, प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है, 7वें का आंसर हो जाएगा आपको, यहां से मैच करेंगे तो ये हो जाएगा A4B2C3D1, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां से इसमें बोले कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में विचार करने कौन सा सांप्रदायिक अनुक्रम सही होगा। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट यहां पर संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी द्वंद्व निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान की विशेषता और इसके यहां पर स्रोत कौन कौन सा होगा बताना है। पहला है उद्देशिका, जो हो जाएगी आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्देशिका की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित थी। ठीक है, और सशक्त केंद्र के साथ संघ जो था ये आपको हो जाएगा C1 कनाडा, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर 9वें का हो जाएगा A3B4C1D2, ए यहां से 9वें का करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है और उन्हें उनके लागू किए गए सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा। देखो, व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10वें का। यहां से ये प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब 1833 में। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आपका हुआ तीसरा प्रथम विधि की स्थापना हो गई। उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुरुआत हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका हो जाएगा कब हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद दूसरा तीसरा हो गया। उसके बाद पहला आएगा भारत में राष्ट्र सचिव की नियुक्ति की गई थी कब 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 में। उसके बाद आपका चौथा आएगा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी कब 1861 परिषद अधिनियम में। 2, 3, 1, 4 सही आंसर है 10वें का ए। क्वेश्चन 11 है सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे, देखते हैं यहां से। क्वेश्चन 11 है, इसमें बोले संविधान का भाग और यहां पर विषय। पहला बोला इसमें स्टेटमेंट कि भाग 10, 5, 15, 3, 18 है ना। भाग 18 में क्या होगा, आर्टिकल 352 से 360, राइट। तो आपको जगह पाद उपवन से संबंधित है 1 of 4। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 B3, और भाग 14A 323A से 323B न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल से C1, और भाग से 17 ये हो जाएगा आपका भाग 17 343 से 351 D2 राजभाषा। करेक्ट आंसर 11वें का डी। क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 बोला है कि अभिकथन के कारण भारतीय संविधान ने सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप जो राष्ट्रीय शासन प्रणाली होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, उसके बजाय संसदीय स्वरूप को अपनाया है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सेकंड बात क्या होगी, 12वें का सेकंड ये भी सही है। और दोनों बातें क्या होगी, आप स्पष्ट दूसरे की नहीं कर रहे हैं, बातें दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर ये संसदीय प्रणाली की राष्ट्रपति स्वरूप जो अध्यक्षीय शासन की बात कर रहा था, और यहाँ पर ये कार्यपालिका की बात कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा 12वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत शोषण विरुद्ध जो होता है उसके अधिकार के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिरोध करता है या प्रतिषेध करता है। पहली बात क्या होगी, 13वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 24 मानव दुर्व्यापार बलाश्रम से संबंधित नहीं है। ये कारखानों में अन्य संकट में और परिसंकट में जो 14 वर्ष के कम उम्र के जो बालक होते हैं उसको प्रतिबंधित करता है, तो गलत होगा। सेकेंड, 23 आर्टिकल 14 वर्ष से कम आयु, ये भी बात गलत है, क्योंकि अगर इसका ये है तो इसका ये नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो 23 है ये मानव दुर्व्यवहार बेगार भुगतान जो है उसको जबरन काम को लेकर यहाँ पर होगा। ठीक है। तीसरा, आर्टिकल 23, 24 दोनों निजी व्यक्तियों के साथ
राज्य के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय होंगे। ये बात करेक्ट है। चौथा, अनुच्छेद 23 नागरिकों के विदेशियों द्वारा दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। चौथी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है, 3 और 4। आंसर यहां से सही पूछा है तो 3 और 4 सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर है। 14 अनुसूची 1 और यहां पर इसका विषय वस्तु तो 7वीं सूची 14 ये हो जाएगा। 7वीं सूची जो है 14 का ये संघराज्य और समवर्ती सूची हो जाएंगे इसमें, ठीक है। 8वीं सूची जो हो जाएगी ये क्या होगी? 8वीं सूची आपकी जो है ये शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है। तीसरी सूची शपथ, अच्छा तीसरी 8वीं सूची क्या होगी आपकी? 8वीं सूची आपकी हो जाएगी, अच्छा 8वीं सूची नहीं, 8वीं सूची हो जाएगी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। तीसरी सूची शपथ को लेकर के होगी और चौथी सूची जो हो जाएगी राज्यसभा में स्थान का आवंटन। आंसर क्या होगा? 14 का ए करेक्ट है ना। 15 आते हैं। 15 नंबर है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट के क्षेत्राधिकार के बारे में विचार करना कौन सा गलत है? जो गलत होगा 15 में ये हो जाएगा अनुच्छेद 226 संविधान के भाग 3 के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। गलत है क्योंकि 226 एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह उच्च न्यायालय के रिट को जारी करने के लिए प्रदत्त एक संवैधानिक शक्ति होगी। आर्टिकल 32 जो उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तन को रिट जारी करने की शक्ति देता है। गलत है क्योंकि आर्टिकल 32 जो अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित होगा, इसे केवल सांविधिक और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन में लागू नहीं करेंगे। तीसरी बात है, उच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समानता उसकी प्रादेशिक सीमाओं या जहां वाद हेतु उत्पन्न होता है वहीं सीमित होता है। तीसरा भी सही है। आंसर क्या होगा? तीसरा सिर्फ करेक्ट है, 1 2 गलत है। गलत ही पूछा था तो 1 2 यहां से 15 का डी करेक्ट है, ठीक है। 16 आते हैं। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार करना है और उनके गठन को सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। 16 में पहले 16 में हो जाएगा गुजरात पहले, ठीक है, उसके बाद नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। 2 1 3 4 इसका सही आंसर होगा। गुजरात 1960, नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिजोरम 1987। करेक्ट आंसर 16 है। 17 आते हैं। 17 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। भाषा और यहाँ पर संशोधन द्वारा जोड़ी गई कौन सी? 17 क्या होगा देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका सिंधी 21वां, बोडो 92वां, तमिल मूल संविधान में और संथाली 92 संविधान संशोधन, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, यहां से करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ी गई थी, कुल 15। 1992 में 71 में संविधान संशोधन में कोकड़ी में मणिपुर नेपाली जोड़ी गई थी, कुल 18। और 2003 में 92 संविधान संशोधन में बोडो डोगरी मैथिली संथाली कुल 22 भाषाएं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 17 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच संबंध में भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश के संबंध में विचार करना है। जिन अधिकारों के समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों शामिल हो, वहां राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाना चाहिए। पहली बात क्या होगी? 18 का यहाँ से गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में यहाँ पर न्यूज में था, करंट में, और पीआईबी में भी था ये चीज कि जब किसी कार्यालय में दोनों की प्रस्तुति की जानी होती है तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन से पहले बजाया जाना चाहिए, ठीक है। न्यूज में था काफी है। पहला गलत है। सेकंड, इसके आधिकारिक गायन में वंदे मातरम की सभी 6 छंदों को अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा, राष्ट्रगान के दिशा निर्देश कानूनी रूप से नागरिकों के लिए बिना किसी अपवाद को प्रत्येक सार्वजनिक सभा में गाया अनिवार्य करता है। तीसरा गलत है, ऐसा कोई यहां पर नियम नहीं है, ठीक है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है। यहां से आंसर क्या होगा? डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है? केवल 2। क्वेश्चन 19 आते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर 19 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के विधानमंडल की भूमिका के संबंध में कौन सा गलत है? यहां से जो गलत हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका क्या? सोचो क्या होगा? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। यहां से एक तो देखो, पहला यह है, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक के पुनर्स्थापित के लिए पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। गलत हो गया। यदि राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव से असहमत है
तो उसे संसद के आगे बढ़ा सकती है। एकदम करेक्ट बात है। ठीक है। तीसरा है अनुच्छेद 3 के तहत किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा आवश्यक नहीं होती है। गलत है, अनुशंसा होती है, सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अनुशंसा होती है उस पर। ठीक है। तीसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चौथा यहाँ पर संसद किसी वह संसद की अवधि के निर्दिष्ट करती है और इसके भीतर राज्य विधानमंडल को जवाब देना होता है, और यदि आवश्यक हो तो इस समय को बढ़ा भी सकती है। चौथा गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति वह अवधि निर्दिष्ट करता है जिसके भीतर राज्य विधानमंडल को उत्तर देना होता है, और यदि आवश्यक हो तो उसी समय बढ़ा सकता है, ना कि संसद। तो आंसर क्या होगा, गलत पूछा है तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन। सिर्फ यहां पर कौन सा सही था, पहला तो गलत था, तीसरा भी गलत था, चौथा भी गलत था, दूसरा सही था सिर्फ। क्वेश्चन 20 आते हैं 20 नंबर। भारतीय संघ में सिक्किम के विलय के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 ने सिक्किम को भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। 20 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, 1975 में भारत में सिक्किम का विलय भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया गया था। सेकंड गलत होगा, क्योंकि सिक्किम का एकीकरण आर्टिकल 3 जो मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन सम्मिलित है उसके अंतर्गत नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके बजाय सिक्किम के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 371 एफ के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नए राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है। 21 आते हैं 21 नंबर। 21 है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के विषय को निर्धारित करने के अनंत शक्ति है। आंसर क्या होगा 21 का, करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद, इसका सही आंसर है डी। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 22 नंबर। भारत में मौलिक अधिकारों के विकास के संबंध में विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव सम्मिलित किया था। पहला क्या होगा 22 का, करेक्ट है। सेकंड, भारत सरकार नियम 1935 में भारत के संविधान की भांति मौलिक अधिकारों पर एक विस्तृत अध्याय अंतर्विष्ट किया गया था, क्योंकि 1935 के मूल अधिकारों पर कोई अध्याय शामिल नहीं था। गलत होगा ये। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रथम बार औपचारिक रूप से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की एक सूची प्रस्तावित की गई थी। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, क्रिस मिशन 1942 ने अपनी संवैधानिक योजना के भाग के रूप में भारत को तत्काल मौलिक अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। यह भी गलत होगा। ये डोमिनेंट दर्जा देने का संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था, ना कि अधिकारों का कोई विस्तृत ढांचा। सिर्फ 1 और 3 करेक्ट है। यहां से आंसर इसका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 नंबर है 23 नंबर है। इनमें से संवैधानिक उपबंध के बारे में विचार करना है 23 का। देखते हैं। पहला यहां से बोला है कि 10वीं सूची, 11वीं सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, इनमें से किनका भारत में लोक स्वास्थ्य के संवर्धन, संरक्षण और प्रशासन के प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आंसर क्या होगा 23वें का, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। पहले यहाँ पर 10वीं सूची इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 11वीं सूची होना चाहिए, है ना। सही है 11वीं, लेकिन 10वीं यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 10वीं सूची दल बदल जो उपबंध है उससे संबंधित होता है, और इस स्वास्थ्य, प्रशासन और सार्वजनिक नीति से कोई इसका विशेष संबंध नहीं होता है। 2, 3, 4 करेक्ट आंसर है। 24 आते हैं 24 नंबर। 24 है, भारतीय संविधान जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कतिपय सरकारी नौकरियों के निवास, आवश्यकता, अनुमति देना और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा सकना, कि किसमें आएगा ये। आंसर यहां से होगा 24 करेक्ट आंसर, सी आर्टिकल 16(3) इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर है 25 नंबर। अभिकथन है कारणार्थ। मौलिक अधिकारों को मौलिक कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या समग्र विकास के लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है। फर्स्ट क्या 25 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पार्लियामेंट जो संसद है यहाँ पर ऐसा कोई जो विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या न्यूटन करती हो। प्रत्येक विधि असंगति की मात्रा 0 होगी। ठीक है। तो क्या होगा सेकंड भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 25 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बी
करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर इसका क्या कर रहा है, इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट व्याख्या इसकी नहीं बता रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है स्टेटमेंट, ठीक है, बातें लेकिन करेक्ट है इसकी दोनों। 26 है, विथ रेफरेंस टू ड्राई आइस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इट इज द सोल फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, पहला। 26 फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट। सेकंड, चेंजेस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम टू द सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, मतलब यहाँ पर समान वायुमंडल दाब पर ये ठोस अवस्था में गैस से अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड, ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। 26 का आंसर सी। 27 नंबर है, मिश्र धातु और यहाँ पर मुख्य संगठन इसका कौन सा है, बताओ। पहला यहां पर है पीतल, पीतल क्या होगा 27 में, ये हो जाएगा तांबा और जस्ता का। कांसा क्या होगा, कांसा कप का हो जाएगा बी का 1, तांबा और टिन। स्टेनलेस इस्पात का हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। सोल्डर सीसा और टिन, करेक्ट आंसर बी। 28, कपड़े धोने के सोडा के संबंध में विचार करना है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। पहली बात गलत है, क्योंकि कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2 होता है, ठीक है। और सूत्र NaHCO3 खाना बनाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, ठीक है। तो पहला गलत है। सेकंड, इसे समानता मासे की अम्लता से राहत पाने के लिए प्रतिअम्ल के रूप में लिया जाता है, ये बात गलत है। ये कपड़े धोने का सोडा नहीं बल्कि खाने के सोडा के रूप में देते हैं इसको, तो वो लेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, दोनों गलत है ना, हाँ डी का आंसर हो जाएगा, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 20 यानी विरंजक चूर्ण के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होता है, इसे शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर तैयार किया जाता है। 29 का पहला करेक्ट है। रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, सही है। इसका उपयोग पेयजल के विसंक्रमण के लिए करते हैं, तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों यहां से करेक्ट हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर हो जाएगा हीरा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अम्ल प्राकृतिक स्रोत में सही सम्मिलित नहीं है। 31 सही सम्मिलित नहीं है, टार्ट्रिक एसिड सेब, डी यहां से करेक्ट होगा, इससे सम्मिलित नहीं हो रहा है, ठीक है। 31 में, क्योंकि टार्ट्रिक अम्ल मुख्यतः अंगूर और इमली में पाया जाता है, सेब में नहीं। सेब में पाया जाने वाला अम्ल मैलिक एसिड होता है, टार्ट्रिक अम्ल सेब का युग्म गलत बता रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन 32, विचार करना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। 32 पहला गलत, क्योंकि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन होता है, ब्यूटेन नहीं। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः मेथेन से बनती है। सेकंड गलत या सही सोचो, गलत, क्योंकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन से बनती है, मेथेन से नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट घुमा दिए गए आपस में, है ना, इस वजह से गलत हो गया। आंसर क्या होगा, सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 32 का आंसर डी। 33 आते हैं 33 नंबर, आते हैं। इसमें सम्मानित नाम दे रखा है, रासायनिक नाम क्या है देखते हैं। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपका बी का 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में डाउट नहीं रखना, ठीक है, ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सी क्या होगा इसका, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। D4 जो आपका जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम जिप्सम सल्फेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। करेक्ट आंसर ए सही है। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन 34 और यहां से 33 का ए करेक्ट है, ठीक है। 34 आते हैं। 34 वाला भी कथन है, कारण शुद्ध या आसुत जल विद्युत का एक
कमजोर चालक होता है। 34 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम सही बात है। सेकंड बात है, जल की चालकता में उसमें उपस्थित विलीन जो लवण होते हैं उसके अणु के कारण होता है। पहला तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये भी करेक्ट है, क्योंकि समान जल की विद्युत चालकता उसमें विलीन जो घुले हुए लवणों के जो खनिज होते हैं उसमें अणु के कारण होती है। क्योंकि जल शुद्ध में ऐसे जल के विलीन नहीं होते हैं, इसलिए कमजोर चालक होता है। दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करता है ये। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 35। उत्कृष्ट या आखिरी गैस जिसको बोल सकते हैं उसके बारे में विचार करना है। हीलियम वायु से हल्की होती है तथा इसका उपयोग मौसमी संबंधी गुब्बारों को भरने के लिए किया जाता है। पहला क्या होगा, 35 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नियॉन का उपयोग दीप्ति विसर्जित करने वाले विज्ञापन संकेत में किया जाता है। सेकंड भी करेक्ट है। ऑर्गन का उपयोग विद्युत फिलामेंट बल्बों के भीतर सक्रिय वातावरण प्रदान करने के लिए करते हैं। तीसरा भी करेक्ट है। 35 1 2 एंड 3 डी यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं हीरा तथा ग्रेफाइट के संबंध में विचार करना है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। पहला क्या होगा, 36 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ग्रेफाइट विद्युत का खराब चालक होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबादित होता है, जिससे परमाणु क्रमांक एक विस्थानीकृत या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहता है जो विद्युत धारा वहन करता है। ठीक है, 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। सही आंसर ए। 37 है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में निम्नलिखित में से किस तत्व का अर्धचालक के रूप में सर्वाधिक व्यापक से प्रयोग करते हैं। आंसर क्या होगा, 37 का करेक्ट आंसर सिलिकॉन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर है, विचार करना सिलिका एसिटिक अम्ल का एक तनुजली विलयन है। पहला क्या होगा, 38 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस एथिलीन होती है। सेकंड भी सही होता है। तीसरा, सड़े हुए अंडों को विशिष्ट गंध के लिए उत्तरदायी गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या होगा तीसरा आंसर जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। अभी तीनों बातें यहां से क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहां से 1 2 3 करेक्ट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहां से। आगे आते क्वेश्चन 39 39 नंबर। इंसुलिन हार्मोन के संबंध में विचार करना है। इसका स्राव अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपकों के लिए बीटा कोशिका द्वारा किया जाता है। पहला क्या होगा, 39 फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट। सेकंड, ये जो बोला कि जो ये रक्त के ग्लूकोज स्तर को इंक्रीज करेगा, है ना। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ग्लूकोज की जो अंतर्ग्रहण इसका संचयन बढ़ावा देकर इंसुलिन रक्त ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। ठीक है, ये गलत है, ओनली 1 करेक्ट होगा। आंसर है 40 नंबर है 40 नंबर है 40 यहां से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी होती है। आंसर हो जाएगा यकृत, जिसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 41 है, इनमें से देखो मैच करना है कि कौन से यहाँ पर इसका सही मैच कर रहा है। विटामिन ए है ना, विटामिन ए आपको हो जाएगा ये रतौंधी। ठीक है, बी का B1 वेरी वेरी, ठीक है, वेरी वेरी हो गया। डी रिकेट्स होना चाहिए, है ना, डी का 4 हो जाएगा। नहीं डी का 4 क्यों होगा, डी का हो जाएगा 2 ना। D4 कैसे, अच्छा सी लिखा हुआ है, ये मिला के स्टेटमेंट कैसे रख दिया उन लोगों ने ऐसा। चलो अपने क्या थोड़ा यहाँ पर देखो ABCD इधर भी लिखा है, ABCD यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, है ना, ABCD विटामिन डी को लेकर के। तो इनको एक वर्ड थोड़ा छोटा, जैसे कि ABC वाला स्टेटमेंट, ये इनको स्मॉल में लिखने चाहिए थे, है ना, इससे डाउट होगा देखने में। चलो फिर से करते हैं इसको। यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, B1 है ना, 4 बातें। इसमें देखो विटामिन ए का रहेगा आपका B1 तो वेरी वेरी है, ठीक है, और विटामिन डी रिकेट्स, ए नाइट ब्लाइंडनेस, सी रिकेट्स, सी सॉरी स्कर्वी यहाँ पर होगा, है ना, 1 करेक्ट आंसर। 41 का डी करेक्ट है। 42 है,
क्या पर विथ रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स एबीओ सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज रिगार्डेड इन द यूनिवर्सल रिसिप्ट। ठीक है, पहला क्या होगा, मतलब वो जो होता है सबकी यह ग्रही माना जाता है। सही बात है, यह गलत बात है, पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ओ है ये क्या होगा कि जो कड़ी क्या होती है उसके ए बी के प्रजनन इसमें नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर एबीओ प्रणाली में इसे सर्वदाता माना जाता है, सर्वग्राही नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना है। सर्वदाता ना कि सर्वग्राही। ए बी रक्त समूह के प्रदत्त प्लाज्मा में प्रति ए तथा प्रति बी प्रतिरक्षी नहीं होते, ये करेक्ट है। ठीक है, इसे सर्वग्राही कहते हैं और ये केवल इस प्रकार केवल कथन दूसरा करेक्ट है और पहला यहां से गलत होगा, सिर्फ दूसरा बात यहां पे सही है। बी 43 आते हैं। 43 है मानव कंकाल तंत्र के संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये वयस्क मानव के समान 206 अस्थियां होती है, पहली बात यहां से करेक्ट है। सेकंड है फीमर जांघ की अस्थि है ना, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, करेक्ट है। तीसरा स्टेप्स जो है जो मध्य कट के स्थित होती है और मानव के शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, करेक्ट है। तीनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 3 43 का डी। 44 निम्नलिखित में से कौन सी मानव की वृक्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज द करेक्ट आंसर। 44 का यहां से बी वृक्काणु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 45 नंबर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में विचार करना है। फलीदार पौधा जो होता है इसकी जड़ ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। पहला 45 का पहला सही है। ऐसे जीवाणु में पोषी पौधे के बीच सजीवी संबंध होता है, यह भी बात करेक्ट है। दोनों बातें यहां पर करेक्ट है। आंसर क्या होगा 45 का 1 और 2 सी करेक्ट है। 46 नंबर है सूची एक रोग और यहाँ पर रोग जनित जीव कौन कौन से होंगे बताना है। 46 में पहला मलेरिया, मलेरिया आपको हो जाएगा प्रोटोजोआ। तपेदिक, तपेदिक आपको हो जाएगा बी का 1 जीवाणु। डेंगू विषाणु, दांत कवक, करेक्ट आंसर यहाँ से ए। 47 है मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह प्लाज्मोडियम वंश के एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहां से इसका करेक्ट है। सेकंड ये मनुष्यों में मादा एडिज मच्छर के काटने से संचालित होता है, सेकंड बात यहां से क्या होगी बताओ, सेकंड क्या होगा। सेकंड यहां से गलत होगा क्योंकि मलेरिया का संचरण मादा एनाफिलिज मच्छर द्वारा होता है और एडिज मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया तथा जीका रोगों का संचालन करता है, मलेरिया का नहीं। ठीक है, 1 करेक्ट होगा 47 का एक। 48 नंबर है 48 मानव पाचन के संबंध में विचार करने। लार एमिलिस टैलिन के मुख मंड या स्टार्च के पाचन का प्रारंभ करता है, पहला सही है। सेकंड यकृत द्वारा स्रावित पित्त वसा के इमल्सीकरण में सहायता करेगा। तीसरा है पेप्सिन एंजाइम अमाशय के अम्लीय माध्यम से प्रोटीन का क्या प्रोटीनों पर काम करेगा, यह भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 1 2 3 डी। 49 निम्नलिखित पर विचार करना है। अभिकथन एक कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का अंतःशोषण घातक हो सकता है, पहली बात सही है। ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अधिक आसानी से संयोजित हो जाती है जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहां से ये भी करेक्ट है। आंसर 49 का ए करेक्ट है, दोनों बात यहां से। क्वेश्चन 50 नंबर है 50 नंबर है मानव के संबंध में विचार करना है। एक समान मानव शरीर में कोशिका के गुणसूत्रों को 23 युग्म होते हैं, 50 का पहला करेक्ट है। किसी बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्रदान किए गए लिंग सूत्र द्वारा निर्धारित हो सकता है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, जबकि पिता एक्स और लड़की या वाई लड़का गुणसूत्र प्रदान करता है, अतः बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्रदत्त गुणसूत्र निर्धारित हो सकता है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 50 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है। 51 आते हैं। इक्यावन नंबर है भारत के संविधान के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में विचार करना है।
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग शब्द भारत के संविधान के स्पष्ट रूप से परिभाषित है। 51 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका क्या होगा? सही पूछा है। पहला स्टेटमेंट यहां पे सही होगा, है ना? पहला, अच्छा पहला सही नहीं है, गलत हो जाएगा पहला। डाउट था इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा, क्योंकि देखो पहला जो इसलिए गलत है क्योंकि एससीबीसी है ना, एससीबीसी कहने का मतलब है जो ये क्या है, ये शब्द संविधान को अलग रूप से परिभाषित श्रेणी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। ये किसी प्रत्यक्ष संवैधानिक परिभाषा के बजाय संवैधानिक व्याख्या को उपबंध और नीतिगत जो उपयोग है उसके माध्यम से विकसित हुआ है। ठीक है, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग एससीबीसी, पहली बात गलत है। सेकेंड, आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से जुड़े जो पिछड़े वर्ग उसके लिए विशेष उपबंध करने को शक्ति प्रदान करता है। सेकेंड बात यहां से क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, अनुच्छेद 16(4) लोक नियोजन में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्ति के पदों या आरक्षण को बंद करेगा। तीसरा करेक्ट है। चौथा है संविधान ने प्रारंभ में 1950 के मूल पाठ में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सम्मिलित किया था। गलत है, क्योंकि 1950 में मूल संविधान में एसईबीसी का उल्लेख नहीं था। ठीक है, क्योंकि पिछड़े वर्गों की अवधारणा को एक समानता अर्थ में शामिल किया गया था, परंतु सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशिष्ट ढांचा, संशोधन, न्यायिक व्याख्या और विशेष रूप से मंडल के की सिफारिश के माध्यम से विकसित हुआ था। ठीक है, तो चौथा गलत है और यहां से पहला भी गलत था। 2 और 3 सही है। पूछा क्या, अब ये देखो पूछा सही कौन सा है, तो 2 और 3 ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करना है। आश्रय का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। इनमें से कितने को यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के संविधान द्वारा आर्टिकल 21 के भाग के रूप में मान्यता दी गई है? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये 1 और 2 सिर्फ। संपत्ति का अधिकार और यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार यहाँ पर इसमें 21 के तहत भाग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, गलत होगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन का भाग था और इसमें 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में जो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और आर्टिकल अब 301 के तहत संवैधानिक विधिक अधिकार बनाया गया। तो सिर्फ यहाँ पर 1 2 करेक्ट होगा बी। 53 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं अनुच्छेद और यहाँ पर इसका उपबंध क्या होगा? 53 में पहली बात है, पहला है आपको यहाँ से अनुच्छेद 43 क्या होगा? 43 जो आपका है ये कर्मकारों के लिए यहाँ पर निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन जो है उससे होगा। आर्टिकल 43A जो है ये आपको हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 ये हो जाएगा बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका चौथा 47 लोक स्वास्थ्य का सुधार और मादक पेय पदार्थों का औषधियों का जो प्रबंधन को ये प्रतिषेध या रोकथाम ये। ठीक है, आंसर 53 का क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। 54 आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। मूल कर्तव्य और इसका आर्टिकल कौन सा होगा? ठीक है, आर्टिकल 51 ए से लेकर कौन सा यहाँ पर आएंगे बताना है। पहली बात है 54 में ये बोला है कि समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। पहला क्या होगा? 54 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? ये 51 का ए का ई में आएगा ये, है ना। उसके बाद हिंसा से दूर रहना, 51 का ए का आई, ए का आई कहाँ है ये, और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना ये आएगा आपका 51 ए का एच, और प्राकृतिक संरक्षण पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुधार करना 51 ए का जी। करेक्ट आंसर यहां से ए सही है ना। 54 का ए करेक्ट है। 55 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, पहला सही है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, करेक्ट है। तीसरा है, पहला सही दूसरा सही है, तीसरा है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन करता है। पहली बात तीसरी बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है, ना कि इसकी निर्वाचन की पदावधि से, तो ये गलत होगा। इसमें संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य को सम्मिलित होता है। चौथा गलत है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राज्यों की भांति समान रूप से निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित प्रासंगिक
संवैधानिक प्रावधानों में दिल्ली पांडिचेरी का स्पष्ट उल्लेख है, परंतु जम्मू कश्मीर का इसमें अभी तक नहीं किया गया। तो 1 2 इसका सही हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत है। सही आंसर पूछा है, गलत में पूछा है क्या होगा, 55 कर डी, गलत तो 3 4। आगे आते हैं 56 नंबर है राज्य, और यहां पर इसका लोकसभा सीटें कौन कौन सी होंगी 56 में। आंध्र प्रदेश 25 है ना, 25, तेलंगाना 17, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कल मैंने, महाराष्ट्र 48 और पश्चिम बंगाल में 42 हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहां से ए करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 57, निम्नलिखित पर विचार करना है, ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा था, मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक हमारा शासन के आधार है। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते 58, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद धारण किया है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहां से 58 का सही आंसर यहां से एक तो मोहम्मद हिदायतुल्ला और एक शंकर दयाल शर्मा, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी इसमें नहीं होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा 58 का ए करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 59, 59 नंबर, सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद 75 और यहां पर उपबंध क्या होगा इसका देखते हैं। 59 में पहला 75 एक का क्या होगा, 75 एक है जो ये हो जाएगा, उपबंध करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। क्या होगा 59 का जो हो जाएगा आपका, ये देखते हैं जरा थोड़ा सा 59 में। ठीक है, इसका हो जाएगा देखते हैं, देखो पहले वाले को हो जाएगा तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बताया मैंने आपको। 75 टू ये हो जाएगा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेंगे। आर्टिकल 75(3) मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा का प्रत्युत्तर होगा, और 75(4) मंत्रियों को और पद को शपथ गोपनीयता की शपथ होगी। आंसर 59 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान रखना चीजों को, कौन सा कहां पर है, मैचिंग से आप भूल जाओगे, है ना। यहां सब क्या करोगे, इन सबको सामने सामने लिख लिया करो, कौन सा क्या आता जा रहा है, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और सामने सामने चीजों को लिख लो। यहाँ पर तो जैसे चीजें आती जा रही उनको लिखते जाओगे तो अच्छा से यहाँ पर आपको तैयार हो जाएंगी चीजें। आगे आते क्वेश्चन 60 नंबर है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में विचार करना है, वह प्रधानमंत्री के प्रसाद पद धारण करता है। 60 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, प्रधानमंत्री के नहीं। सेकंड है, वैसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संविधान में निहित विहित होता है। सेकंड, ये भी गलत है, क्योंकि संविधान महान्यायवादी के पारिश्रमिक को विहित नहीं करता है, उनका वेतन और भत्ता संविधान में निहित नहीं है, वे राष्ट्रपति या सरकारी नियमों के निर्धारण के लिए किए जाते हैं। दोनों गलत है, 60 आंसर डी। 61 है, निम्नलिखित में से संवैधानिक पदों पर विचार करना है, उन्हें भारत की अग्रता सारणी वरीयता के क्रम में यहाँ पर सेट करना है, उच्चतम से निम्नतम में। 61 क्या होगा, पहला है आएगा, उसके हिसाब से सेट करेंगे तो पहला आएगा यहाँ पर क्या, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका राज्य के राज्यपाल अपने संबंधित राज्यों के भीतर जो होंगे वो, और उसके बाद पहला भारत का राष्ट्रपति और चौथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। करेक्ट आंसर 2 3 1 4, 61 का बी करेक्ट है। 62 62 है, किसी राज्य के विधान परिषद के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा देखते हैं। पहला है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प विशेष बहुमत द्वारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उस राज्य में विधान परिषद का उत्सदन कर सकता है। पहला क्या होगा, 62 का स्टेटमेंट यहां से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की शक्ति संसद न कि राष्ट्रपति के पास है ना। सेकंड, राज्य विधानसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। सेकंड बात करेक्ट है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन यह सदन संसद द्वारा पारित एक साधारण विधि माध्यम से किया था, न कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। 1 गलत है, 3rd गलत है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 63 नंबर है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संबंध में कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल द्वारा जारी किसी अध्यादेश का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। पहली बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा होता है, चूंकि विधानमंडल भूतलक्षी प्रभाव से विधि अधिनियमित कर सकता है ना, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। सेकंड, किसी अध्यादेश का अधिकतम जीवन काल 6 महीने होता है, सेकंड गलत है, क्योंकि कोई अध्यादेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है। यह राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति तक प्रवर्तित रहता है, जब तक कि उसे पहले अनुमोदित स्वीकृत वापस नहीं ले ली गया हो। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, सी। 64 आते हैं, 64 नंबर है, बोला कि सूची संविधान संशोधन अधिनियम और यहां पर उपबंध इसका है, ठीक है। पहला यहां पर यह बोला है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है ना, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये आपको हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण, ठीक है। उसके बाद 104वां हो जाएगा 2020, ये आंग्ल भारतीयों के लिए मनोनयन समाप्त किया गया था जो, ठीक है। 105 संविधान संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पहचान और उनके राज्यों की शक्ति को बहाल करना, और 106वां संविधान संशोधन लोकसभा राज्य की विधानसभा महिलाओं के लिए 1 सीटों का आरक्षण। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहां से ए करेक्ट है। क्वेश्चन 65 है, 65 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 65 है, सूची 1 सूची 2 को यहां पे मैच करना है, अनुच्छेद और यहां पर इसकी भारत की आकस्मिक नीति कौन कौन सी है। पहली बात है, देखो पहला हो गया 265 विधि के प्राधिकार को बिना करों को आरोपित किया जाना। सेकंड हो गया 266 संचित निधि जो हो जाएगी वो जाएगी इसमें। 267 एक भारत की आकस्मिकता निधि और 267 प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि, ठीक है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का बी करेक्ट है। 66 नंबर है, भारत की संसद की प्राक्कलन समिति की संबंध में विचार करने कौन सा गलत है। यह 22 सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक स्थायी समिति है। 66 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 66 का पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है। सेकंड, क्योंकि यहां पर इसमें 30 सदस्य होते हैं, है ना, और एक स्थायी समिति होती है ना कि 22 सदस्य। सेकंड बात है, इसमें राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तीसरी बात, यह भारत के नियंत्रक मालिका परिचय के भारत प्रतिवेदन की समीक्षा करेगा, उसके लिए उत्तरदायी होगा, यह भी गलत है, क्योंकि वह भारत के नियंत्रक मालिका परिचय के प्रतिवेदन की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है, ना कि प्राक्कलन समिति द्वारा। तीनों गलत है, आंसर 66 का डी। 67 आते हैं, 67 नंबर, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। पहला है, राज्यपालों को अपनी आधिकारिक शक्तियां कर्तव्य प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह होने के लिए उन्मुक्त प्राप्त होता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहां से स्टेटमेंट जो रहेगा ये क्या होगी, सोचो। पहली बात 67 का सही है। सेकंड, अनुच्छेद 361 पदावधि के दौरान दीवानी फौजदारी दोनों कार्रवाइयों से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी विरोध संरक्षण है ना, ये सब यहां पर इसमें सम्मिलित होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहां से क्या होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप देखो राज्यपाल जो है ये अधिकारिक शक्तियों को लेकर के ये इसमें बात कर रहा था जवाब देने की, ठीक है, और यहां पर ये बात कर रहा है इसकी पदावधि की बात कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर इसकी शक्तियों की बात कर रहा है अधिकारी, और यहाँ पर इसकी पदावधि के दौरान जो फौजदारी कार्रवाई है वो बस की बात कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बातें दोनों इसकी करेक्ट है। 67 का आंसर बी। 68 नंबर आते हैं 68, देखते हैं इसको। इसमें बोला कि इस उपबंध सूची और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल में आएगा बताना है। 68 पहला आर्टिकल 262 क्या करता है, ये अंतरराज्यिक नदी जल विवाद करता है ना, और संघ द्वारा उद्गीत राज्यों को संग्रहित विनियोजित करने का कर, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा आर्टिकल 268। लिखते चलो, मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, इसमें मैच नहीं करेंगे, अपने खुद यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है, आप भी नोट करते जाओ। 268 आ गया इसमें। उसके बाद आंतरिक राज्य नदी जो संबंधित समन्वय विवाद निपटाना है, ये क्या होगा, संघ द्वारा आंतरिक राज्य नदियों के संबंध में विवाद, नदियों, ये 262 में आना चाहिए ना, 262 में, ठीक है। आगे अंतरराज्यिक परिषद क्या होगा, अंतरराज्यिक परिषद 263, 263, और संघ द्वारा निरूपित किए जाने वाले संग्रहित किंतु राज्य द्वारा सौंपे जाने कर, ये हो जाएगा 269। तो इस हिसाब से आप लिख लो और मैच अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया ये, क्योंकि ऊपर नीचे तो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, आप सामने सामने अपना लिख सकते हो, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 69, 69 नंबर। 69 है, फिर से यहाँ पर मैचिंग करना है, देखते हैं अनुच्छेद यहाँ पर उपबंध क्या होगा 69 में। पहला है 168 आर्टिकल, राज्यों के विधानमंडलों का गठन, एक तरह से राज्यों के विधानमंडल का संगठन, ये गठन, ठीक है। आगे आर्टिकल 178 विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, करेक्ट, पहला हो जाएगा। 195 जो जाएगा सदस्यों के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो हो जाएगा, और 170 हो जाएगा विधानसभा की संरचना या संगठन या गठबंधन, मतलब स्टार्ट इनका गठ संगठन करने का, एक तरह से मिलाना, है ना। तो क्या होगा 69 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध के बारे में विचार करना है। सर्व संवैधानिक उपबंध, नीति आयोग की अनुशंसाएं, न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्वाचन, परंपराएं और स्थानीय प्रथाएं। आंसर क्या होगा 70 का, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो पहला संवैधानिक उपबंध, और एक आपका हो जाएगा न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्वाचन, नीति आयोग की अनुशंसा और पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, स्थापित प्रथाएं गलत हो जाएंगी इसकी। क्यों गलत होंगी, क्योंकि देखो इसमें पहला तो सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही होगा, चौथा गलत नहीं है ना, चौथा भी सही है, क्योंकि परंपरा स्थापित परंपरा से होगी। लेकिन नीतिगत जो नीति आयोग की अनुशंसा ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि नीति आयोग का एक नीतिगत प्रबुद्ध मंडल और सलाहकार निकाय ये संवैधानिक रूप से केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित या निर्धारित नहीं करता है। लेकिन चौथा वाला सही है, क्योंकि परंपराएं स्थापित जो प्रथाएं होती हैं, ये क्या होता है, कई पहलू और संवैधानिक जो परिपाटियां होती हैं, राजनीतिक प्रथाएं होती हैं, स्थापित मानदंड के माध्यम से संचालित होती है। ये संवैधानिक ढांचे के पूरक के रूप में काम करती हैं और भारतीय संघवाद के रूप में प्रभावित करेंगी, ठीक है। तो चौथा, तीसरा और पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। तीन बातें सही हैं, 1 3 4 यहाँ पर, लेकिन चौथा गलत दे रखा था, लेकिन चौथा गलत नहीं होगा, चौथा सही होगा यहाँ से, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैं इस वजह से टेस्ट करा, देखो हम लोग सॉल्व करते कि आपको चीजें सही बताई जैसे कि क्या है ना। और यहाँ पर टॉपिकों को आप लिखते जाओ, टॉपिकों को लिखते जाओ अपने पढ़ने के लिए। ये खत्म हो वीडियो, उसके बाद आप टॉपिक को उठाओ और कवर करो, तब तो आपको क्वेश्चन सही होंगे ये सब आगे, वरना आगे जो भी टॉपिक अगर आएगा गलत ही करते रहोगे, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सही नहीं होगा, है ना। तभी आप एग्जाम में डरते हो कि यह क्वेश्चन गलत हो रहा है, सही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़े। टेस्ट पेपर लगा लिए 100, लेकिन उनको पढ़ने अंदर क्या है, 100 पेपर से अच्छा है 60-70 लगाओ, है ना। अगर 100 लगा भी रहे हो, इतनी क्षमता है 100 लगाने की, तो 100 पेपर अगर लगा चुके हो तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, फिर कैसे फेल हो रहे हो, ये सोचो, है ना। कैसे फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने टॉपिक नहीं पढ़े, तो टॉपिक पढ़ते जाओ, और भले आप 100 से 150 पेपर लगाओ, लेकिन टॉपिक पढ़ के लगाओ तो काफी अच्छा रहेगा। 70 बनाते हैं, एक पूरा लिस्ट रेडी कर लो। मैं तो फिर कहता हूँ कि अभी आप प्रीलिम्स अभी काफी दूर है ना, तो आप एक पूरा लिस्ट पूरी बनाते हो, पॉलिटी के जितने पेपर हो रहे हैं उन सबका, हर कोचिंगों का एक पूरा A4 पेपर लो, बनाओ कि क्या क्या लिस्ट इसमें टॉपिक में है, वो सब टॉपिक कवर करते हो। अभी एक टाइम ऐसा आएगा 2-2.5 मंथ में, करीब सितंबर लास्ट तक, कि आपके सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप अपना रिवीजन कर दो उसको, साथ में आंसर राइटिंग जरूर करते रहो, आंसर राइटिंग के बिना आधे हो। 71 है, देखते हैं इसको, और हम लोग आज 75 या 76 तक ही करेंगे, ठीक है, पार्ट 1 में। भारत के संविधान का आर्टिकल 29 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, एक तरह से ये पूछ लो, है ना। कौन सा गलत है बताओ, आंसर हो जाएगा जो गलत है 71 का,
नागरिकों को किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसका संवर्धन करने का अधिकार होता है। करेक्ट है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत संरक्षण केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को ही उपलब्ध होगा। गलत है, क्योंकि आर्टिकल 29 के अंतर्गत प्राप्त संरक्षण अनन्य रूप से केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि किसी विशेष क्षेत्र के बहुसंख्यक समुदाय उसको भी उपबंध का सहारा ले सकेगा। तीसरा, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राजनीति में सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में प्रवेश केवल धर्म, मूल, जाति, भाषा या इनमें किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। 71 का सॉरी 1 सही है, हाँ ठीक है, 1 3 सही है। करेक्ट। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है और गलत ही पूछा था, तो क्या होगा? केवल 2 गलत है। किया हम लोगों ने सही, लेकिन जो स्टेटमेंट था उसमें थोड़ा डाउट हो गया था कि गलत पूछा, इसलिए यहाँ पर सही होगा। गलत पूछा तो केवल 2, सही पूछता तो 1 और 3 सही है ना। देखो, चीजों को ध्यान रखना, कौन सा स्टेटमेंट सही पूछ रहा है, कौन सा गलत पूछ रहा है, क्या आप कर रहे हो, है ना। आगे आते हैं 72। भारत के संविधान में उल्लिखित राष्ट्रपति पद की अर्हताओं के संबंध में विचार करना है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। 72 का पहला स्टेटमेंट सही है। 72 का पहला करेक्ट है। सेकंड, उस व्यक्ति ने 30 वर्ष की आयु पूरी कर लियो। सेकंड बात गलत है, क्योंकि संविधान में अनुसार राष्ट्रपति का पद उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, न कि 30 वर्ष। गलत है। उस व्यक्ति के राज्यसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्वालिफाइड होना चाहिए। तीसरा गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित होना चाहिए, ना कि राज्यसभा का। ठीक है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसका वर्णन करता है। चौथा सही है। 1 और 4 सही है। आंसर क्या होगा? देखो, 1 और 4 हम लोग को सही वाले पता होते हैं स्टेटमेंट के सही है। हमेशा गलत कौन से होते हैं? जो एग्जाम में हम गलत स्टेटमेंट देता है ना, वो हम लोग यहाँ पर जाके सही कराते हैं। उनको देखना है। सही स्टेटमेंट तो हम लोग सब लोग कर लेते हैं कि यार ये सही है, ये पता पढ़ा है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो आप चीजें देखो गलत क्यों है वहां पर। जैसे यहाँ पर जो चीज 2 स्टेटमेंट गलत हुए, कौन कौन सा? एक तो दूसरा और एक तीसरा, तो क्यों गलत है वो चीज पे आपको निगाह डालना है, वो चीज पे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। आंसर 72 का ए करेक्ट है। देखो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय सब चीजें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमको करना है। ये नहीं किसी उठाया और लगे चले करते चले जा रहे हैं, हो गया, सब क्वेश्चन हो गए। अब सीधे यूपी पीसीएस में जाकर देंगे, इसको टॉप कर देंगे। ऐसे तो क्या 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, है ना, सब लोग टॉप पे आना चाहिए। रिजल्ट मुश्किल से 1500 और 15,000 के आसपास ही आता है। 1500 नहीं, 15,000 का मेंस का आएगा। उसके बाद आगे जो उसकी वैकेंसी होंगी इसको अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करेगा। 73 आते हैं। राज्यसभा के सदस्य संबंध में विचार करने देखते हैं। पहला है, राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। पहली बात 73 का स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत में द्वितीय सदन के विचार मॉन्टेग्यू चैंपियन सुधार 1919 में किया जा सकता था। सेकेंड बात सही है। तीसरा है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम राज्यसभा के गठन के पश्चात अधिनियमित किया गया था। गलत है, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के राज्यसभा के गठन से पहले अधिनियमित किया गया था। ये गलत हो जाएगा। चौथा है, संघराज्य क्षेत्र का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। एकदम गलत है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व होता है। 2 बातें करेक्ट है, 1 और 2, और 2 बातें गलत है। आंसर क्या होगा? 73 का बी करेक्ट है, सही पूछा है। 74 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में विचार करना है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 109 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का बंद किया गया है, 108 में किया गया। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, राष्ट्रपति किसी साधारण बजट पर लोकसभा में राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। 74 का सेकेंड करेक्ट है। संयुक्त बैठक के लिए दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/6 भाग गणपूर्ति के रूप में बनाए रखना आवश्यक होगा। गलत है, क्योंकि 1/10वां भाग होता है, 1/6 नहीं। गलत हो गया। चौथा, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। एकदम करेक्ट है। 1 गलत है, 3 गलत है, 2 और 4 सही है। पूछा क्या सही? आंसर क्या है? 74 का डी। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भूमि और संसाधन, वन, लोक व्यवस्था, शिक्षा, इनमें से कौन से समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। कौन सा? भूमि, संसाधन और यहाँ पर लोक व्यवस्था। ठीक है। समवर्ती सूची की कुछ मुख्य बातें भी होती हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का 7वीं सूची में समवर्ती सूची की कुछ विषय शामिल है, जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यदि केंद्रीय और राज्य कानून के बीच कोई टकराव होता है तो समानता केंद्रीय कानून प्रभावी माना जाएगा। यह भी बात याद रखनी है। और मूल रूप से 47 मदे थी, है ना, समवर्ती सूची में, परंतु अब इसमें 52 विषय ही बचे हुए हैं, जिससे प्रत्येक विषय को
कुछ श्रेणी में आप समझ सकते हो, जैसे आप लिखोगे लिस्ट लोगे ना तो लिस्ट आपको मिलेंगी, आपके पास होंगी भी, जो टॉपिक पे जाओगे ना तो आपको मिलेंगी वहाँ पर कौन कौन सी समवर्ती सूची में, कौन कौन सी राज्य सूची में, है ना, ये सब देख सकते हो। आंसर क्या होगा? 75 का सी करेक्ट है। 76 भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय अंग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा, ये कहा जाता है सूत्री कणिका को। किसको? सूत्री कणिका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, होता क्या है? देखो, सूत्र कणिका को कोशिका का शक्ति गृह कहता है क्योंकि ये वायवीय श्वसन का स्थल होता है और जहां ऊर्जा निर्मुक्त होती है और एटीपी के रूप में संचित होती है। राइबोसोम प्रोटीन से श्रृंखला करता है और गोल्गी का स्रावित जो पदार्थ होते हैं उसकी पैकेजिंग करेगा और यहाँ पर उसकी अंतर कोशिकाओं को पाचन को काम करेगा। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग ने पार्ट 1 में टेस्ट 3 पार्ट 1 में 76 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब टेस्ट 3 का पार्ट 2 में हम लोग आगे से करेंगे 77 से 150 तक कल करेंगे वो। ठीक है, तो इस टाइप से तीसरा पेपर भी खत्म होगा, फिर फॉरम का करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ से। और अपना यूकेटी का भी लेके आने वाले हैं जल्दी, है ना, वो भी करेंगे टेस्ट नंबर 6 जो कि फुल लेंथ है वो। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।